इसीलिए इसको अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि देखिए सिलेबस में आपका राष्ट्रीय आंदोलन को बीपीएससी ने जिक्र किया है, लेकिन मिडेवल का जिक्र नहीं किया है। लेकिन आप हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट पढ़ के रखिए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हेड टीचर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन के ही प्रश्न का सिलेबस में था, लेकिन वहां भी आपके मध्यकालीन और एनिशियंट हिस्ट्री के पूछे गए थे। और खास करके जिनका सोशल साइंस है 9, 10, 11, 12 वालों के लिए, तो उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, सारा आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। इसीलिए अच्छे से आप लोग ध्यान से, और आप देखिएगा 8 SCRT के बुक में आपको 8, 9, 10 में आपका सारा 7, 8 में आपका मुगल हो चाहे मिडेवल के बहुत सारे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आपका देखते होंगे अलाउद्दीन खिलजी या ये सब जो अकबर, ये सब की कहानियां जो है वो सब में भी आप देखते हैं, बाबर, अकबर, ये सब, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। और SCRT अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो अलग से आपको SCRT पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मेन रूप से 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच का पीरियड पढ़ते हैं, यानी 700 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक की जो कहानी है, जो स्टोरी है हिस्ट्री में, वो आपका मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ही आएगा। मध्यकालीन इतिहास पूरा इतिहास है आपका, मध्यकालीन जितना एनिशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, तो मॉडर्न पूरा टॉपिक सब बड़ा है आपस में, और लगभग आपका जो है 700 से 1800 ईस्वी के बीच का पीरियड है, तो बड़ा तो होगा ही, ठीक है। और एक जगह हमने कंबाइंड कर दिया, कंपाइल कर दिया एक जगह। चलिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन समय में आक्रमण, आपने प्राचीन इतिहास को जब हम कंप्लीट कराएंगे तो उसमें हर्षवर्धन का काल तक पढ़ेंगे, यानी 600 समथिंग तक पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद घटना घटित होती है 700 के आसपास का, तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम अरब मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। तो देखिए शुरुआत में जो मुस्लिम लोग भारत में आए तो उनका उद्देश्य यहाँ पे केवल और केवल रहा था धन संपत्ति लूटपाट करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आए थे धन संपत्ति लूटने के लिए और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे मेन रूप से, ठीक है। तो ये लोग लूटपाट करके फिर चले जाते थे, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, तो ये लोग यहाँ पे अटैक करके लूट करके चले जाते। तो इनका कोई उद्देश्य यहाँ पे शासन करना शुरुआती दौर में नहीं था, इनका एक ही उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा धन लूट करके मध्य एशियाई देशों पर में पहुंचाना। तो ये लोग सऊदी अरब हो चाहे इराक, ईरान, उधर से आते थे, तुर्की, इराक, ईरान, अरब कंट्री, तो वहां से ये लोग आकर के अटैक करते थे और फिर लूट करके स्टार्टिंग में चले जाते थे। तो उसी में अगर पूछे कि सबसे पहला मुस्लिम, अरब मुस्लिम कौन था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम, MBS, ठीक है, MBK सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध और मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका ये मुल्तान का क्षेत्र है, अभी भी मुल्तान आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। तो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे अटैक किया और उसने सिंध प्रदेश और मुल्तान को जीत लिया था। लेकिन ये अरब आक्रमणकारी कहां से आए थे, तो बोलन दर्रे से आए थे, ठीक है। अगर पूछे कि अरब आक्रमणकारी किस दर्रे से आए थे भारत में, तो बोलन दर्रे से आए थे। मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ध्यान में नहीं रहता है थ्योरी अच्छे से पढ़िए, सब ध्यान में रहेगा, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़िएगा, केवल रटिएगा, तो रटने से ये सब ध्यान नहीं रहता। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी अगर पूछे तो वो था 986 ईस्वी में गजनी, महमूद गजनी का शासक नाम था सुबुक्तगीन। तो ये याद रखिएगा, अगर तुर्क आक्रमणकारी के बारे में पूछे तो 986 ईस्वी में वो था सुबुक्तगीन, यानी तुर्की मुसलमान भारत में प्रथम आने वाला था वो सुबुक्तगीन था। अगर अरबी की बात करें, अरबी मुसलमान, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में ही भारत आया था। तो इन लोगों का उद्देश्य केवल और केवल था धन संपत्ति लूट करके फिर चले जाना, ठीक है। अब देखिए सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी, आगे चल करके सुबुक्तगीन जब आता है तो उसी का उत्तराधिकारी जो है महमूद गजनबी, महमूद गजनबी भारत पर 1001 से 1027 तक लगभग 17 आक्रमण करता है, ठीक है। महमूद गजनबी भारत पर 17 बार अटैक करता है और
उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, यहां से भारी संपत्ति जो भी है, सोना चांदी हीरा जवाहरात, उसको लेट करके मध्य एशियाई देशों में ले जाना और वहां अपना साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, तो महमूद गजनबी भारत में लगभग 1001 से 1025 ईस्वी के 1027 ईस्वी के बीच में टोटल 17 बार आक्रमण किया। सबसे अंतिम बार जो आक्रमण किया, सबसे भयानक आक्रमण, वो 1025 ईस्वी में किया था। और किसको लूटा था, तो सोमनाथ का जो शिव मंदिर था, जहां पे हीरे जवाहरात सोने चांदी रखे गए थे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा, तो उसको लूट करके वहां पे मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया था। तो ये अति महत्वपूर्ण आक्रमण है। तो ये कई बार पूछेगा कि आपका महमूद गजनबी ने कब, कितना ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया था, जो कि शिव मंदिर है, जहां भी नाथ लगा रहे सब आपका शिव मंदिर है, एक को छोड़कर जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, तो नाथ वाला जितना भी होगा शिव मंदिर है। तो ये याद रखिएगा, सोमनाथ पे जो महाराष्ट्र सौराष्ट्र है, तो सौराष्ट्र में ही ये पड़ता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य धन लूटना और मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। और इसने 1025 ईस्वी में सबसे जो प्रसिद्ध उस समय का मंदिर था सोमनाथ मंदिर, उस पर अटैक किया था। किसने, तो महमूद गजनबी ने। तो ये याद रखिएगा, महमूद गजनबी, और ये सब तुर्की के मुसलमान थे। ये सब कहां के थे, तुर्की के। अब देखिए उसके बाद बहुत दिनों बाद, ये तो 1025 में किया, उसके बाद 12वीं सदी में फिर यही देख करके मोहम्मद गोरी, जो कि तुर्क राज की स्थापना की थी, उसने भारत पे अटैक किया। और इसका उद्देश्य महमूद गजनबी के विपरीत था। ये यहां आकर के शासन करना चाहता था और उसने भारत को विजित करके शासन भी किया। सर्वप्रथम इसने उत्तर पश्चिम भारत पे अटैक किया, तो वहां पे राजा भीम द्वितीय था। और लगभग ये आपका 1150 के आसपास, 1152 में वो अटैक किया था, जिसमें इसको पराजय भी मिली थी। यानी जब मोहम्मद गोरी पहली बार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर जब अटैक किया था, और वहां पे राजा थे भीम द्वितीय, जब उनके साथ लड़ाई हुई तो उसमें यह मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि मोहम्मद गोरी को भारत में किसने हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान नहीं बोलिएगा, तो याद रखना है आपको भीम द्वितीय, पहली बार हराया था भीम द्वितीय ने। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा, इसमें नहीं लिखा गया। मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की थी। महमूद गजनबी के विपरीत मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था, मुस्लिम राज्य की स्थापना। आखिर जो अरबी या तुर्की मुसलमान क्यों आ रहे थे, तो सबसे पहला काम था उनका इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना। क्योंकि 622 में आपको पता होगा मोहम्मद साहब का जो है बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका था अरब कंट्री में। 632 ईस्वी में जो है वो गुजर भी गए थे। ठीक है, तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत आता है। उसके बाद उसमें क्या था कि जो भी एरिया था अन्य धर्म के मानने वालों को, तो उसमें फैलाव करना था। तो ये भी उस समय जो है वही उद्देश्य, इस्लाम धर्म के प्रचार करने के ही उद्देश्य से शुरुआत में, जो अरबी हो चाहे तुर्की हो, जो भी मुसलमान आते हैं भारत में, तो इस्लाम धर्म के प्रचार करना भी उद्देश्य होता है। साथ साथ भारत जो था पहले से ही धनी मनी देश था, और खास करके सिंध के प्रदेश में जो व्यापारिक स्थिति था वो बेहतर था। चूंकि यहाँ पे फसल अनाज, जो सिंध का जो सप्त सिंध प्रदेश था उसमें जो मिट्टी उपजाऊ थी, जिस कारण से वहां पे अनाज उनाज अच्छा उपजता था। और आपको पता है कि आपके अरबियन कंट्री जो भी है, तो वहां पे अनाज की किल्लत होती है, कमी होती है, तो वो यहाँ से व्यापार करने के भी उद्देश्य से आते थे। ठीक है, तो मेन यहाँ पर यही कारण था आपका। तो यहाँ पे आकर के मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करने का प्रयास किया। और आपको पता होगा कि सर्वप्रथम जो इसकी लड़ाई होती है भीम द्वितीय, वहां हार जाता है। फिर 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया, और तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान, जिसको कि हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, तो कई बार अगर पृथ्वीराज तृतीय दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वीराज चौहान को ही सबको आय जाति का ही चिंता लगा हुआ है। अरे बनवा लीजिए ना, जाति आय आवासीय सब बनवा के रखिए, क्या दिक्कत है। ऑनलाइन तो अप्लाई होता है, अप्लाई कर दीजिए, जाके एक दिन ब्लॉक से ले आइएगा। परेशान होने की क्या आवश्यकता है। पढ़ा रहे होते हैं तो आप लोग को जाति आय आवासीय दिख रहा है अभी, वो सब तो बन जाएगा, वो सब में क्या है।
और फीमेल को अपने ही मायके जहां पे है वहीं से बनेगा, शादीशुदा भी है तो अपना जो आपका मायके है वहीं से बनता है। चलिए, तो यहां पे याद रखिएगा जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी कह सकते हैं, पृथ्वीराज पोस्ट का नाम रहता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हुए। पृथ्वीराज तृतीय के साथ आपका किसका लड़ाई होता है? मोहम्मद गोरी का। और प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते। ठीक है, लेकिन फिर जब यहाँ पे जयचंद नाम का एक बगल का पड़ोसी शासक रहता था, उसने फिर दोबारा जो है गोरी को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने के लिए कहा कि हम आपको मदद करेंगे, आप आइए। और फिर दोबारा जो है मोहम्मद गोरी आता है और जयचंद मदद ऐसे नहीं करता है, लेकिन इसके पीछे इसकी दुश्मनी थी, क्योंकि जयचंद की पुत्री से, बेटी से जो है पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था, लव मैरिज। ठीक है, तो इसके पिता को जो है इस बात की खुन्नस थी। ठीक है, और इसीलिए उसने किसको बुलाया? तो मोहम्मद गोरी को बुलाया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप लोग कहानी जानते भी होंगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का। ठीक है, तो यहां पर जो कहानी चलता है वो भी रहता है, लेकिन जयचंद के साथ भी आगे युद्ध होगा और उसमें फिर जो है जयचंद को गोरी मार के फिर उसके साथ भी 1194 में युद्ध होता है। तो ये यहाँ पर मेन रूप से याद रखना है, तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध हुआ, एक हुआ आपका तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा क्या हुआ आपका? तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी विजित होता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है और उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। आगे आपने कहानी सुना भी होगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो फिर आगे मोहम्मद गोरी की हत्या करता है। लेकिन ये कहानी ज्यादा जो है मनगढ़ंत कहानी लगता है, अभी भी इतिहासकार इसको जो है इस पे दुविधा में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो है ये जान गए कि जो दिल्ली सल्तनत या की स्थापना का शुरुआती चरण में मोहम्मद गोरी जो कि तुर्की का है वो आता है और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालता है, और किसको हरा करके? तो पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, फिर 1194 में इसे चंदावर का भी युद्ध होता है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें राजा जयचंद भी मारा जाता है, संयोगिता का पिता, क्योंकि उसी ने बुलाया था मोहम्मद गोरी। ठीक है, और कहिएगा कि फिर उसके साथ क्यों युद्ध लड़ता है? जब उसने बुलाया तो देखो, बुला तो लिया, लेकिन पृथ्वीराज के चौहान के डर से इसने उसको सपोर्ट नहीं किया। किसको? मोहम्मद गोरी को। बुला तो लिया, आइए हम साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दिया था, इसीलिए इसने फिर मोहम्मद गोरी ने उस पर भी चढ़ाई कर दी और उसको भी यहाँ पे तो जो जैसा किया वैसा पा लिया। चलिए, तो इतिहास में तो ये आपको सीखने को मिलेगा, जो जैसा किया है उसको वैसा ही परिणाम भी भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पर जयचंद जो गहरवाल का शासक था, ठीक है, तो वो यहाँ पर हार जाता है। अब आते हैं फिर दिल्ली सल्तनत का जो मेन काल चलता है वो 1206। मोहम्मद गोरी आगे चल करके मर जाता है जब वो जा रहा होता है। ऐसे अगर आप पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़िएगा पृथ्वीराज रासो में, उसमें बताया गया है कि जो चंद्रवरदाई था और पृथ्वीराज चौहान को दोनों को एक साथ कैद कर लिया जाता है। फिर ये कविता सुनाता है और ये अपने जो राजा रहता है पृथ्वीराज चौहान, तो उसके बारे में बड़ाई करते रहता है कि इनको ध्वनिवान चलाने आता है। तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, किसको? मोहम्मद गोरी को। और उसने कहा अगर ध्वनिवान चलाता है तो एक तालाब में मगरमच्छ को रखा और कहा अगर उसके आंख में ये तीर मार देगा तो हम समझ जाएंगे और तुम दोनों को रिहा कर देंगे। ठीक है, तो यही कहानी होता है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है कि मोहम्मद गोरी को मारना होता है। और वो कविता जब उसको सामने में रखा जाता है, और वास्तव में जो था पृथ्वीराज चौहान को ध्वनिवान चलाने आता था। ठीक है, और उसी कविता के माध्यम से 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान नामक कविता, ये कविता वो बोलता है। कौन? चंद्रवरदाई। और वो बता देता है कि कितने दूरी पे सुल्तान बैठा हुआ है, ठीक है, उसको मारना है।
4 बांस 24 गज और 8 उंगली, 4 बांस की दूरी पे है, 24 गज है। उसके बाद आपका 8 उंगली है, वहीं पे सुल्तान बैठा है और उस कविता के माध्यम से वो पूरा उसका लोकेशन बता देता है और फिर जो है पृथ्वीराज चौहान एक ही तीर में उसको मार देता है। ये कहानी चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो में बताया गया, लेकिन कई इतिहासकार इसको नहीं मानते, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए, मोहम्मद गोरी समाप्त हो जाता है और इतिहास में कई जगह लिखा गया है कि डाकुओं से लड़ते वक्त जो है उत्तर पश्चिम भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी का गुलाम रहता है, उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका? तो मोहम्मद गोरी का। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी का ही गुलाम रहता है। आपका कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके बारे में जानिए। अब इसको गुलाम वंश हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी शासक है सब गुलाम रहता है, गुलाम रहता है। जैसे मोहम्मद गोरी का ही गुलाम रहता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है, इसीलिए इसको हम गुलाम वंश ही कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक चलेगा? तो 1206 से 1526 तक, और 1526 में फिर मुगल आ जाएंगे, बाबर आ जाएंगे, फिर बाबर का शासन होगा। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक लगभग 320 वर्षों का शासन दिल्ली पर जो है तुर्की मुसलमानों का रहा, सुल्तानों का रहा, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। इसको 5 भागों में बांट करके शासन को आप देख सकते हैं। इसका ट्रिक है गुल खिले तो सूंघ लो। सबसे पहला वंश होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। यानी गुल खिले, गुलाब खिले तो सूंघ लीजिए, ठीक है, ये ट्रिक है। यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये आपका 4 वंश, ठीक है, यहां पे चलेगा। सॉरी 5 वंश, ठीक है, 5 वंश चलेगा। ट्रिक क्या है? गुल खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब कौन सा वंश कब तक रहता है वो देखिए। देखिए ये थरोली पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आ गया क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, और एसएसटी वालों को तो पूछेगा ही। 1 to 5 वालों के लिए बोले, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक 1320। सबसे ज्यादा अगर दिल्ली सल्तनत काल में किसी का शासन करता है तो वो तुगलक वंश करता है सबसे ज्यादा। उसके बाद सैयद वंश है, बहुत कम करता है। उसके बाद लोदी वंश है, ठीक है। अंतिम जो आपका दिल्ली सल्तनत का जो शासक होता है वो इब्राहिम लोदी होता है, जिसको कि आपको पता होगा कि बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको इब्राहिम लोदी को मार करके सत्ता मुगल का स्थापित होता है बाबर के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे 1206 से 1290 ईस्वी। मेन बस थीम हमको जानना है। देखिए मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसी का गुलाम क्या नाम रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे बैठा। और इसकी राजधानी कहां थी? तो उस समय लाहौर थी। इसकी राजधानी कहां थी? लाहौर थी, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली की राजधानी कहां थी? तो लाहौर थी। और इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान देता था। और इसने कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी। किसकी नींव? तो कुतुब मीनार की। और मर कैसे गया? तो पोलो खेलते हुए, ठीक है। पोलो होता है हॉर्स पे बैठ करके, पोलो आप जानते होंगे, ठीक है, उसको खेलते वक्त में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछेगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। कई बार पूछेगा जो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। हाँ, हाई स्कूल में चारों से पूछेगा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन। तो यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक से 2-3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमने क्या बोला कि लाख बख्श किसको कहा गया है? तो ये याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसका शासन पीरियड 1206 से 1210 का ही रहता है। 1206 से 1210 का ही रहता है। मात्र 4 वर्ष का ही यह शासन कर पाता है। और इसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए, ठीक है, चौगान जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसको खेलते हुए हो गया था। तो यहां से आपका जो पूछेगा तो लाख बख्श किसको कहा जाता है, ठीक है। और यह गोरी का सिपह सालार अपने आप को बताता था, लेकिन इसने कभी सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि यह अपने आप को क्या बोलता था? गोरी का सिपह सालार, ठीक है। तो बस यहां पे 2-3 प्रश्न ही पूछे जाएंगे
कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वह किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुब मीनार की नींव डाली और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में उसका निर्माण करवाया। इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान देता था। बस ये याद रखिएगा। अब आते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में जानिए। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आपको हमने बताया ही कि ये भी गुलाम ही था। किसका, तो उस समय क्या होता था कि मानवों का खरीद बिक्री होता था और इल्तुतमिश का ही भाई जो था, ये 4 भाई था तो 3 भाई मिल करके इसको बेच दिया था। क्यों, क्योंकि इसके जो पिता थे इल्तुतमिश के, वो इसके छोटे बेटा को ज्यादा मानते थे। तो जो भी बड़ा भाई था उसको लगा कि इसको मानते, इसको क्यों ना बेच ही दिया जाए कि फिर पिताजी हम लोग को मानने लगेंगे। और इसी का भाई जो था, इसे अच्छा परिवार का था इल्तुतमिश, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों बेच लेता है। इसका 3 जो बड़ा भाई रहता है, ये छोटा रहता है, इसको बेच लिया जाता है, ठीक है। तो ये देखने में भी स्मार्ट था, लंबा तगड़ा, पढ़ा लिखा और सबसे योग्य, सबसे बड़ी बात था कि बहुत ही योग्य व्यक्ति था इल्तुतमिश, ठीक है। तो आगे देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और याद रखिएगा चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किया। 1:48 यानी 48 तांबे का जीतल मिलकर के एक जो है आपका चांदी का टका के बराबर होता था। 1:48 का था ये, यानी 1 टका 48 तांबे के जीतल के बराबर हुआ करता था। तो इसकी भी शुरुआत इल्तुतमिश ने करवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इसी गुलाम जिसको ये खरीदा था उसी से करवा देता है, क्योंकि ये बहुत योग्य था। कौन, तो इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश, ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था इल्तुतमिश। हाँ, और रजिया सुल्तान जो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका, तुर्की महिला शासिका बनती है, वो रजिया सुल्तान, वो इसी की बेटी रहती है। किसकी बेटी रहती है, तो ये जब मरने लगा था तो बोल के गया था कि मेरी बेटी को ही बनाया जाए, क्योंकि इसका जो बेटा था बहराम शाह वो उतना योग्य नहीं था, तो अपनी बेटी को ही बनाने के लिए बोला था और वहां की दिल्ली की जनता ने इसकी बेटी को ही बनाया था। क्या नाम था उसको, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर तुर्क महिला शासिका बनी या भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में आज भी रजिया सुल्तान को याद किया जाता है। इसकी एक गलती थी, केवल और केवल वो स्त्री थी। मिनाजुल सिराज ने बोला है कि एक ही कमी थी इसके अंदर की, वो स्त्री थी, ठीक है। और इसी के कारण इसको भुगतना पड़ा जब कैथल के पास इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, तो रजिया बेगम। और इसने एक अपना अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है आपको कि रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश का 1-2 पॉइंट्स जैसे हमने छोड़ दिया तो ये याद रखिएगा, इसने लाहौर से, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली को राजधानी कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी कहां था, तो लाहौर था, और इल्तुतमिश के समय में राजधानी कहां बन गया, तो दिल्ली बन गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा, इसने जो है ये क्या बोलते हैं, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। और इसने तुर्क-ए-चालीसा, जो 40 अधिकारियों का समूह था, तुर्क-ए-चालीसा, उसकी स्थापना की थी। तो ये याद रखिएगा, तुर्क-ए-चालीसा जो कि 40 अधिकारियों का, जैसे प्रांतपति होता है तो अलग अलग क्षेत्रों में 40 जो अधिकारी बनाए थे तुर्क-ए-चालीसा, उसके माध्यम से यह शासन करता था। और तुर्क-ए-चालीसा का ही एक जो था अल्तुनिया था, तो उसी से रजिया सुल्तान, शुरुआत में वो क्या करता है कि रजिया सुल्तान का विरोध करता है, लेकिन आगे चल करके दोनों में जो है मेल मिलाप होता है और फिर जो है यहां पर रजिया सुल्तान ने वही अल्तुनिया से विवाह कर लिया था, ठीक है। लेकिन जब वह अल्तुनिया से विवाह करके जब लौट रही थी तो रास्ते में ही इसकी भटिंडा के पास जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, जो अल्तुनिया जो इसका पति था उसकी और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। क्यों, तो इसी का जो पुत्र रहता है इल्तुतमिश का, बहराम शाह, वो षड्यंत्र करता है खुद बनने के लिए, लेकिन वो तो योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बहन की हत्या करवाता है। तो रजिया सुल्तान के बाद फिर उसका जो पुत्र रहता है, किसका, इल्तुतमिश का, बहराम शाह, नाम भी था बहराम और आराम में रहता भी था, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन मसद शाह था, नसरुद्दीन
शासन किया, लेकिन सभी अयोग्य शासक थे। और नसरुद्दीन जो शासक जब बनता है तो ये बहुत ही ज्यादा अयोग्य रहता है, ठीक है, पूरा दिन नशा में ही धुत रहता है। और इसको जानबूझ करके बलबन भी चालीसा का ही सदस्य था, जो 40 सरदारों का जो समूह बनाया था इल्तुतमिश ने, उसी में बलबन भी था, ठीक है। और बलबन ने अपनी बेटी का शादी किससे कर दिया था? नसरुद्दीन से कर दिया था। और चूंकि यह अयोग्य था और सारी सत्ता जो दिल्ली सल्तनत की थी बलबन ने हथिया लिया था। और कहा जाता है आगे चल करके बलबन ने उसके भोजन में, अपने दामाद के ही भोजन में पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस बात पे कई इतिहासकारों का जो है आपस में मतभेद है, ठीक है, कि वो खुद मर गया, बीमार पड़ के मर गया। कुछ का मानना है कि नहीं, बलबन ने ही उसको मार दिया, क्योंकि ये शुरुआत से ही जो है उसकी नजर दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे बैठने का था, ठीक है। चले जो भी हो, लेकिन बलबन यहाँ पे गद्दी संभाल लेता है, ठीक है। अब आते हैं बलबन, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। बलबन से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछ दिया जाता है, क्योंकि इसने लौह रक्त की नीति अपनाई। कई बार पूछेगा कि किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह रक्त की नीति अपनाई, तो याद रखिएगा बलबन, ठीक है। बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, और इसने राज का देवत्व का जो सिद्धांत होता है उसके आधार पर शासन किया। यानी कहने का मतलब है कि कोई राजा इसे नहीं बनता है, बल्कि जब देवताओं की कृपा होती है ऊपर वाले की, तभी वह शासक बनता है। और इसने सजदा और पाबोस पर था। सजदा मतलब झुकना, पूरा दंडवत होकर के प्रणाम करना, पाबोस मतलब पैर को चूमना। अगर कोई भी दिल्ली सल्तनत के शासक बाबर से मिलने आता था तो वह झुकता था पूरा दंडवत होकर के, और साथ साथ पैर को चूमता था। ये सब नियम बना दिया था इसने। और जितने भी दुश्मन थे, सबसे पहले तो इसने चालीसा को ही समाप्त कर दिया था। इसको पता था कि हमारा विरोध कोई करेगा तो वो चालीसा ही कर सकता है, तो सबसे पहले इसने चालीसा को समाप्त किया, और जो जो दुश्मन था उसकी हत्या करवाया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, यहां से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि बलबन जो 1266 से 86 तक रहता है, इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बलबन ने अपने शासन में लौह रक्त की नीति का पालन किया, और इसने सिजदा और पाबोस प्रथाओं की शुरुआत की। तो कई बार पूछेगा सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब झुकना और पाबोस मतलब पैर को चूमना, ठीक है। तथा भारत में नौरोज जो त्योहार है, ईरानियों का त्योहार है, खास करके पारसी लोग मनाते हैं, तो यह त्योहार की शुरुआत इसने किया था। और बलबन के दरबार में ही जो फारसी कवि थे अमीर खुसरो, जो कि हिंदी के शुरुआती दौर के भी कवि माने जाते हैं, ये ऐसे कवि हैं जो हिंदी के खड़ी बोली में भी रचना करते थे, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन, इन्हीं के दरबार में रहते थे, बलबन के ही दरबार में। तो देवत्व का या राजत्व का देवीय सिद्धांत किसने दिया? बलबन ने दिया। लौह रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। तो ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न बलबन से पूछा जा सकता है। चालीसा को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने किया। अपने विरोधियों को खून बहाने की नीति किसने अपनाई? तो बलबन। यह एक अति महत्वाकांक्षी शासक रहा था। कौन? तो बलबन, ठीक है। अगर पूछेगा कि वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजत्व का सिद्धांत को अपनाया, तो वो था आपका बलबन। तो अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। और इसने आगे चल करके सैन्य विभाग जो है दीवाने आरिज, ठीक है, उसकी भी स्थापना करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण है, तो ये सब याद रखिएगा। अब आ जाते हैं खिलजी। गुल खिले तो सूंघ लो, तो गुलाम वंश खत्म। अब आ जाइए खिलजी। गुल खिलेगा, खिलजी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी का चलेगा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसका जो सबसे कह सकते हैं प्रतापी कह सकते हैं कि जो सुल्तान हुआ वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। इसने दक्षिण भारत का भी विजय अभियान किया था। इसके समय में बाजार नियंत्रण प्रथा जो थी, बाजार नियंत्रण, दीवाने रिसालत नाम की एक संस्था बनाई थी, जिससे इसने सभी वस्तुओं के मूल्य का नियंत्रण करके रखा था। तो सबसे ज्यादा ये अपने सैन्य प्रशासन की व्यवस्था के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम इसने हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। जैसे अभी हम लोग जब कोई फॉर्म डालते हैं तो आपका फोटोग्राफ लगता है ना, पासपोर्ट साइज, तो पहले तो ये फोटो था नहीं, तो उस समय हुलिया बनवाया जाता था सेना का। इससे पहले क्या होता था कि सरकार या वहां का दिल्ली सल्तनत का शासक रखा किसी को और लड़ने कोई जाता था, घोड़ा भी कमजोर घोड़ा को लेकर चला जाता था। तो इसने पहचान चिन्ह के रूप में हुलिया और घोड़ा को दाग दिया था,
जिससे कि जब भी युद्ध होगा तो इसके द्वारा जो राज का घोड़ा था जो दिल्ली सल्तनत का, उसके साथ उसको ले जाया जाएगा युद्ध में। तो ये सब काम इसने किया, यानी सैन्य प्रशासन में सुधार, ये याद रखिएगा। हुलिया प्रणाली की शुरुआत, घोड़ा दागने की शुरुआत, उसके बाद दीवाने रिसालत व्यवस्था किया जिसमें बाजार नियंत्रण किया गया, मूल्य को नियंत्रित करके रखा, मूल्य को बढ़ने नहीं दिया। उसके साथ जब भी अकाल होता था तो उस समय जो है आधा मन अनाज जो है दान दिया जाता था गरीब लोगों को। तो ये सब कुछ अच्छे काम भी किए थे, लेकिन एक काम इसने ये भी किया था कि राजा रतन सिंह की पत्नी से विवाह करने के चक्कर में राजा रतन सिंह की हत्या भी किया था। आगे चल करके जौहर के साथ पद्मावती ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, तो ये सब यहां से क्वेश्चन जो जो पूछा जाएगा, मेन रूप से क्या पूछा जाएगा, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को विजय किया था। ठीक है, और मलिक काफूर नाम का एक हिजरा था जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, उसने इसको मदद किया था दक्षिण भारत के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में घोड़े के दागने की प्रथा शुरुआत की, इसने सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की भी शुरुआत की, और इसको सिकंदर एसानी, और यह द्वितीय सिकंदर की तरह पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इसके दरबार में काजी जो थे उन्होंने इनको रोका था कि इस तरह का काम नहीं करें। ठीक है, लेकिन इनको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, किनको, तो अलाउद्दीन खिलजी को, ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट जो किला है उसको बनवाया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से अलाउद्दीन खिलजी से पूछेगा। अब आ जाते हैं तुगलक वंश, गुल खिले तो तोहफा, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, आप लोग पढ़ते नहीं, केवल बातचीत करते, पटना से कौन है, दिल्ली से कौन है। कृपया थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए हमारी मेहनत जो है बाद में रिजल्ट नहीं बनेगा तो हमको आप लोग गाली दीजिएगा। ठीक है, हमारे मेहनत को आप भूल जाइएगा कि सर ने कितना मेहनत किया आप लोगों के लिए। और अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो कौन दिल्ली के हैं, कौन पटना के हैं, कौन क्या है लिख रहे हैं, मैसेज चैट कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। ठीक है, वो तो अच्छा यूट्यूब पे नहीं डालते हैं, चैट सहित डाल देंगे तो फिर आप लोग की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, कि क्लास में क्या चल रहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, तो कई बार पूछेगा। और दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे लंबा पीरियड चला है तो तुगलकों का ही चला है, ये भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक ने ही सर्वप्रथम सिंचाई व्यवस्था करवाई थी, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वप्रथम दिल्ली में नहर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण है। और इसी का जो वास्तविक नाम था गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। ठीक है, अगर पूछेगा कि सिंचाई के लिए दिल्ली में कुएं एवं नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसी का बेटा रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पगला बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जितनी भी योजनाएं लाई, देखिए वो बहुत ही पढ़ा लिखा था, विद्वान भी था, लेकिन समय के अनुसार वह योजना उसकी उस समय सफल नहीं हो पाई। जैसे उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ठीक है, आज भी कहावत बन गया, दिल्ली से दौलताबाद करते हैं, यानी फिर आप दौलताबाद से दिल्ली आइएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT जो योजना लाया था दिल्ली से दौलताबाद का, वो वास्तव में उसकी सोच सही थी, क्योंकि दिल्ली पे मुगलों का आक्रमण जो था, क्या बोलते हैं ये आपका देवगिरी जो थी, ठीक है, दौलताबाद, वो मध्य भारत में पड़ता है, जिससे वो दक्षिण भारत को भी कंट्रोल कर सकता था और उत्तर भारत को भी कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए उसने अपनी राजधानी, और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए भी उसने राजधानी को बदला था।
लेकिन सफल नहीं रहा, उसको करने नहीं आया, बदलने नहीं आया। ठीक है, वो एकाएक जो है उसने दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था, जबकि उसको स्टेप वाइज बदलना था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उसने सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने क्या किया कि जो आपका कांसा है या तांबे का जो सिक्का था उसको सोना के सिक्का के बराबर कर दिया था। और बहुत सारे क्या किए, जो कि लोहार सोनार ये जो थे वो घर में ही वो बनाने लगे। ठीक है, जैसे अभी भी आपका सांकेतिक मुद्रा है, तो क्या होता है कई बार जो है जाली नोट आ जाता है, तो सरकार अभी इतना तकनीक है, इतने अधिकारी, फिर भी मुश्किल में पड़ जाती है सरकार। तो उस समय तो उतना कोई सिस्टम था नहीं, तो वहां पे जो बहुत सारे घर में ही टकसाल बना लिए गए, और उनके जो राजस्व था, जो कर देना था, वो उसी सिक्कों के माध्यम से करने लगे, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये भी योजना, सांकेतिक मुद्रा की योजना भी विफल रही। आगे चल करके देखिए, अभी वर्तमान में भी सांकेतिक मुद्रा का ही प्रचलन है, क्योंकि 2000 का नोट बनाने में मात्र 13 रुपया खर्चा, ऐसे 2000 नोट बंद ही होने वाला है, लेकिन फिर भी बनाने में कितना खर्चा? 13 रुपया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आगे चल करके वही योजना सफल हुई, लेकिन उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद उसने खुरासान पे आक्रमण किया, जो कि मध्य एशिया में था, करने का सोचा था। बहुत सारे 3 लाख सेनाओं को नियुक्ति पत्र भी बांट दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है वहां का जो है राजनीति बदला, तो वो वहां अटैक कर नहीं पाया। फिर उसको लेकर के, सेना को लेकर के कराचील अभियान चला गया चीन में, लेकिन वहां इतना ठंड था, पहाड़ी एरिया था, कि लगभग 13 लोग ही बचे थे उसके सेना में। बाद बाकी सभी लोग उस मौसम के शिकार हो गए, ठंड के कारण मर गए, बीमारी से मर गए। केवल सेना को ले जाने से तो नहीं होता, साथ साथ वह उस ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाया। तो यानी जब इसकी मृत्यु होती है, तो उस समय के इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि जनता को शासक से, सुल्तान से, और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब है कि इसने सारी योजनाएं जनता के लिए ही लाई थी, लेकिन जनता को यह भारी पड़ जाता था इसकी सोचने का, इसीलिए इसको पगला बादशाह कहा गया। ठीक है, किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और इसी के शासन काल में इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था, वो आया था। ये याद रखिएगा, 1334 ईस्वी में मोरक्को, अफ्रीका का जो यात्री है इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में आया था। और उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी, काजी मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, जैसे अभी है, उस समय दिल्ली का काजी का पद होता था, न्यायिक पद था। ठीक है, तो उसको दिया गया। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे चलकर चीन भी भेजता है ये। अब आ जाइए, सबसे छोटा वंश यहाँ पे आपका सैयद वंश है। इससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस पूछ सकता है केवल कि इसका संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां था। और 1414 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे अधिकार किया। तैमूर लंग जिस समय भारत से वापस जा रहा था, उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। खिज्र खां अपने आप को तैमूर के बेटे शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था, साथ ही उसने नियमित कर भेजता था। और 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद कौन सा वंश आ जाएगा आपका? लोदी वंश। तो गुल खिले तो सुंग, सुंग तक हो गया, अब लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी चलेगा। याद रखिएगा, लोदी वंश कब से कब तक? 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये याद रखिएगा, ये अफगानी थे, ये लोदी जो थे वो अफगानी थे। तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी, जो कि एक कह सकते हैं लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। और इसी ने गज ए सिकंदरी की शुरुआत करवाई थी। और यह किसानों का कह सकते हैं कि हितैषी था, किसान के लिए सोचता था। ठीक है, तो गज ए सिकंदरी नामक पैमाना किसने शुरुआत किया था? तो ये याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। देखिए, हम मेन चीज को पढ़ा रहे हैं। अब कहिएगा तो एक एक वंश को पढ़ाने में एक एक दिन लग सकता है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, बस थोरोली पढ़ के रखना है, थोड़ा सा जानकारी लेके रखना है। अगर क्वेश्चन यहां से बाय द वे आएगा तो बन तो जाएगा ही आप लोगों से। ठीक है, तो बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोदी। और इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था, और इसने गज ए सिकंदरी नामक पैमाने को प्रचलन में किया था। तो ये याद रखना है।
1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी, तो ये याद रखना है आपको कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी, तो ये याद रखना है सिकंदर लोदी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पे यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और सबसे खराब काम इसने क्या किया था कि जो ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वाला देवी मंदिर, उसके मंदिर को तोड़ करके और उसमें जो भगवान की मूर्तियां थी उस पत्थरों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो ये बहुत बड़ा गलत काम किया था। और इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को संतों एवं पीर के मजार पे जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। परिणाम क्या हुआ, कोई दे ना दे, ऊपर वाला तो जरूर देता है। गले की बीमारी कहा जाता है, इसको गले का कैंसर हो गया और इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। और इस वंश का अंतिम शासक कौन रहता है, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के संबंध आसपास के राजाओं के साथ नहीं था, और उसी समय बगल का ही राजा राणा सांगा था जिसने पत्र लिख करके बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब बाबर आएगा और बाबर आके मुगल वंश की नींव डालेगा। प्रथम पानीपत का प्रथम जो लड़ाई होगा बाबर और किसके बीच में होगा, इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। चूंकि बाबर जो था सैन्य प्रशासन में मजबूत था और उसके पास उस समय गोला बारूद कहते हैं ना, बम, जो बम का प्रयोग जो भारत में गोला बारूद का युद्ध के दौरान जो है सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था। ठीक है, तो जिस कारण से बाबर यहां पर विजित होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यहां पर युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी यहां पे हार जाता है और यहां पर बाबर की जीत होती है और दिल्ली सल्तनत के जगह पे और अब दिल्ली में क्या हुआ कि मुगल शासन की स्थापना हुई। तो ये याद रखना है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाबर जो है वो कहां का है, तो ये तैमूर लंग के वंश का ही था और मंगोल वंश की माता थी इसकी, और इसका पिता जो था वो तैमूर लंग के वंश का था। तो ये याद रखिएगा। तो प्रथम युद्ध जो होता है पानीपत का, ठीक है, वो बाबर और किसके बीच में होता है, तो इब्राहिम लोदी। देखिए बाबर 4 युद्ध लड़ता है, 1530 में इसकी मृत्यु ही हो जाती है 1526 से 30 के दौरान। ठीक है, लगातार 4 युद्ध होता है, उसको याद कीजिएगा, पानखा चलघर, पानखा और चलघर, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, खाफार खानवा का युद्ध, चौफर चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो पानखा चलघर पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में होता है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, सब में बाबर ही जीतता है। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच में होता है। सब में बाबर ही विजित होता है, लगातार 26, 27, 28, 29। तो ये याद रखिएगा एकदम, 26, 27, 28, 29 पानखा चलघर अगर पूछ दिया तो। अब देखिएगा जो मुगल शासक जो हुए क्रमवार, वो कौन कौन से हुए, वो भी ट्रिक से याद रखिएगा। भजसा, BHAJSHA, भजसा, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, शाहजहां और अंतिम औरंगजेब। मेन रूप से इसके बाद भी हुए, बहुत कम समय रहे और सब, बहादुर शाह जफर द्वितीय भी थे, लास्ट में आए। ठीक है, शाह आलम वगैरह भी था। तो यहां पर लेकिन मेन रूप से बाबर के बाद जो हुए शासक, जो अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने लंबा पीरियड शासन किया, वो यही थे। भजसा, ट्रिक क्या है आपका, भजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग यहां पर समझ गए होंगे। हाँ, लास्ट बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर, जिसको कि 1857 में रंगून भेज दिया गया था। ये सब तो कहानी हमने तो औरंगजेब के बाद की कहानी तो आपको सुना ही रखा है, बता ही दिया। आज औरंगजेब तक हो जाएगा,
मध्यकालीन खत्म हो जाएगा, एक दिन एनिशियंट जो बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा, इतिहास कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट हो जाएगा इतिहास का। आज हमने एक मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आपको भेज भी दिया था पीडीएफ, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वहां से जरूर 4-5 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट उसी फॉर्मेट में आ जाए, भरोसा रखिए। तो बाबर का ही बेटा क्या नाम था उसका, हुमायूं। बाबर के बेटा का क्या नाम था, तो थोड़ा सा ये बाबर ने तुर्की भाषा में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है या बाबरनामा, तो ये याद रखिएगा तुर्की भाषा में लिखा गया है। लेकिन मुगलों की जो राजकीय भाषा थी फारसी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हुमायूं ने अपने भाइयों, सबसे पहला गलती क्या किया कि इसने अपने जो साम्राज्य जो मिला इसके पिताजी से, तो इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। तो सबसे पहला गलती इसने यही किया कि अपने साम्राज्य को अपने भाई, जो 3 भाई और थे, अस्करी, हिंदाल और कमरान, अस्करी, अस्करी, हिंदाल और कमरान, ये 3 भाई थे और उसमें बांट दिया। तो इसने पहला गलती क्या किया कि जो पिता से प्राप्त साम्राज्य था जब बांटा तो कमजोर कर लिया बांट करके, और ये भाई आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक है, ये आपस में ही लड़ने लगे। तो सबसे पहला गलती इसकी, ये सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का विभाजन किया, जो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, यहीं से उसकी कमी स्टार्ट हुई। और उस समय बिहार के प्रांत में अफगानी शासक शेर शाह सूरी भी था। ऐसे उस समय बाबर के समय में वो वहां का राज्यपाल था, फरीद खां जिसका नाम था, एक ही तलवार से शेर को मार दिया था, इसलिए उसका नाम जो है शेर खां रख दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हुमायूं का युद्ध होता है किसके साथ, तो शेरशाह सूरी के साथ। 15, ये आप 1539 कर लीजिएगा, मिस्टेक था, 29 लिखा हुआ है, 39 कर लीजिए। शेरशाह सूरी ने 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को, जो कि आपका क्रम नासा नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं नदी में कूद करके जान बचा के भागा था, ठीक है। फिर दोबारा इसका युद्ध, बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, तो वह दिल्ली छोड़ करके पलायन होता है, भागना पड़ जाता है, क्योंकि इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है, शेरशाह सूरी गद्दी पे आ जाता है, और 1540 से 45 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर शेरशाह सूरी रहता है। फिर उसके जो आने वाले पीढ़ी अफगानी होते हैं वो शासन करते हैं। अब देखिए ये 1530 से 1540, चूंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 1540 तक ये रहता है दिल्ली सल्तनत पे। फिर यह वहां से जब हार जाता है शेरशाह सूरी के साथ बिलग्राम के युद्ध में 1540 में, तो यह अमरकोट पहुंच जाता है, पाकिस्तान में है अभी, ठीक है, और वहां पे राजा बिरसाल के संरक्षण में रहता है, और वहीं पे अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में अमरकोट में, ठीक है। और उसके धार्मिक सहिष्णु होने के पीछे भी एक बड़ा रीजन यही था कि अकबर का लालन पालन राजपूताना परिवार में हुआ था, और इसके जो ऐसे अकबर को पढ़ने लिखने में कभी मन नहीं लगा, इंटरेस्ट नहीं आया, पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप ही था, लेकिन बौद्धिक रूप से उसकी जो बौद्धिक चेतना थी वो बहुत ज्यादा था, और वह अपने दरबार में नवरत्न रखता था, धार्मिक सहिष्णु था, ठीक है, जिस कारण से मुगल काल का स्वर्णिम युग अकबर के काल को ही कहा जाता है। तो ये सब भी याद रखिएगा। हुमायूं वह शासक था जो कि अपने शासनकाल में 2 बार बैठा, एक तो 1540 में तक रहा, 1530 से 1540, दोबारा फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा 1555 में, और फिर वह दोबारा आएगा। अरे
चल क्यों नहीं, स्विच ऑफ किया था फिर क्या? तुम्हारे कारण देखो हम अंदर लाए तो बाहर कर दिया, देखो दिक्कत हो। चलिए अब आवाज जा रही है फिर से, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। देखिए डेट कभी आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, अब इसका इतना दुर्भाग्य हुमायूं का, इसके भाग्य में जो है राज सुख लिखा हुआ ही नहीं था। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में विजित तो हो जाता है, लेकिन 1556 में शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया और वहीं लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 1556 ईस्वी में कहां से, तो शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अकबर। हुमायूं का बेटा कौन होता है? अकबर। इसका जन्म कहां हुआ था? अमरकोट में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में हुआ था। ठीक है, जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो इसी का सेना नायक था बैरम खां, और वो चाहता था उस समय गद्दी को हथिया सकता था, लेकिन बैरम खां ने अपना जो है भक्ति दिखाते हुए उसके जो हुमायूं का पुत्र रहता है 14 वर्षीय अकबर, उसको गद्दी पे बैठाया और उसका संरक्षण किया। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन की नींव डाली। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी 1560 यानी 4 वर्ष 56 से 60 तक पूरा राज का नियंत्रण बैरम खां के ही पास था, क्योंकि उस समय अकबर बहुत छोटा था, मात्र 14 वर्ष का ही था। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में किया, और फिर आगे चल करके हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप के साथ लड़ा और उसको भी विजय प्राप्त की। राजस्थान के जितने भी परिवार थे राजपूताना, उसमें अकबर का पारिवारिक संबंध था। कई में तो अकबर ने, जैसे जोधा बाई, वो भी राजपूताना थी, उससे विवाह ही किया था। और भी कई जो राजपूताना लोगों के साथ इनके वैवाहिक संबंध रहे थे, अकबर का हो चाहे अकबर के जो भी परिवार के लोग हों तो उनके साथ। और जो भी इनका एक नीति भी था राजपूतों के साथ बेहतर संबंध बनाना, क्योंकि इनको डर था केवल तो राजपूतों से, ठीक है, कि वो चाहेंगे तो हमको परास्त करके हथिया सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने राजपूताना के साथ बेहतर संबंध बनाया। और आपको शुरुआती कारण भी हमने बता ही दिया। अकबर एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है, इसने हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया, और जो हिंदुओं पर जजिया कर लगता था, 2 कर होता है, एक जजिया एक जकात, एक जकात मुस्लिमों पे कर लगता था, तो उसमें बहुत कम कर था, मात्र 2.5% लगता था मुस्लिमों को कर, वो धार्मिक कर था। लेकिन हिंदुओं को भी कर देना होता था, उसको जजिया कर कहा जाता था, तो इसने अकबर ने समाप्त कर दिया था। तो कहने का अर्थ है कि यह एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। पूरे आपके राजस्थान में जितने भी राजवाड़े थे
सबने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, केवल और केवल महाराणा प्रताप को छोड़कर। जब महाराणा प्रताप मारे जाते हैं युद्ध में, ठीक है, तो अकबर भी रोया था, ठीक है। एक ही विरोधी था जो इससे टक्कर ले रहा था, वो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। और आगे चल करके इसने एक अपना नया धर्म भी बनाया, उसका नाम था दीन-ए-इलाही, 1582 ईस्वी के आसपास। अकबर ने अपने शासन काल में हिंदुओं पे लगे जजिया कर समाप्त कर दिया। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में, अति महत्वपूर्ण लाइन है, 1582 ईस्वी में इसने क्या बनाया था, तो दीन-ए-इलाही। और एक ही मात्र इसमें हिंदू जो था शामिल हुआ था, वो था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। महेश मिश्र भी उसका नाम था, महेश दास या महेश मिश्र, ठीक है, ये देख लीजिएगा थोड़ा। किसका? तो बीरबल का। तो वही एक हिंदू था जो कि दीन-ए-इलाही धर्म को माना था, और मात्र 6 लोग ही उस समय इस धर्म को माने थे। अगर वो चाहता कट्टरता के साथ, तो औरंगजेब की तरह हजारों की संख्या में लोगों को अपने धर्म में शामिल कर सकता था, लेकिन नहीं किया था अकबर, क्योंकि यह बहुत ज्यादा धार्मिक सहिष्णु था। अकबर ने गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, ये याद रखिएगा। अकबर ने भूमि संबंधी सुधारों के लिए, इसके दरबार में 9 रत्न थे, उसी में आपका टोडरमल भी था, जो कि राजस्व के संबंधित जो भी समस्याएं थी उस समय उसको सुधार किया करता था। तो राजस्व अधिकारी के रूप में उस समय टोडरमल था। 9 रत्न में आप देख सकते हैं बीरबल, जो कि बहुत चालाक प्राणी, ठीक है, टोडरमल राजस्व के बारे में जानकार, अबुल फजल के बारे में जानते ही आप लोग, तानसेन बहुत बड़े संगीतक, ये कवि थे, मतलब साहित्य की रचना भी करते थे। मुल्ला दो प्याजा, खाने वक्त 2 प्याज खाता था, इसीलिए इसको मुल्ला दो प्याजा कहते हैं। भगवान दास मान सिंह उसका सेना नायक ही था। फैजी अब्दुल रहीम खान खाना, ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है ना, वो बैरम खां का ही पुत्र था, इसीलिए इसको उपाधि दी गई थी खान खाना। आगे चल करके अकबर ने बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लिया, ठीक है। अकबर ने, जब बैरम खां मर जाता है और कहा जाता है कि अकबर ने ही उसकी हत्या करवा दी। अब जो भी हो, ठीक है, यहां पे भी इतिहासकारों का मतभेद है, ठीक है, क्योंकि जब वह खान, ये क्या नाम था उसका, बैरम खां, जो मक्का या मदीना की यात्रा पे जाते हैं मुस्लिम लोग, तो उसी के दौरान इसको चाकू घोंप के हत्या कर दिया गया था। तो कहा जाता है उसमें अकबर का ही हाथ था। जो भी हो, अलग अलग इतिहासकारों का मत अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो बैरम खां का ही पुत्र था, और आगे चल करके अकबर ने उसकी विधवा पत्नी से विवाह भी किया था, बैरम खां की, तो ये भी याद रखिएगा। तो नवरत्न शामिल था। अकबरनामा आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल। तो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और मिडिवल हिस्ट्री में इनका अबुल फजल जो अकबरनामा आईने अकबरी बहुत फेमस ग्रंथ है, इससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कई बार पूछेगा कि अकबरनामा या आईने अकबरी किसकी रचना है, तो ये याद रखिएगा अबुल फजल की रचना है। यहां तक हो गया। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर के बारे में भी आप लोग ने नाम सुना होगा, ठीक है। सलीम और अनारकली की कहानी आपने सुना ही होगा, यही है जहांगीर। जहांगीर का वास्तविक नाम था मोहम्मद सलीम, इनकी माता का नाम था मरियम उज्जमानी, ठीक है, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं, जोधाबाई, ठीक है। तो हिंदू मां की ही बेटा रहता है, कौन? जहांगीर। उसने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह पर उसको मरवा दिया था, अपने बेटा को ही मरवा दिया था। और 5वें गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कर दिया था, जो सिख धर्म के। क्यों? क्योंकि उसने इसके पुत्र खुसरो को विजय भव का आशीर्वाद दे दिया था, और अपने पिता के खिलाफ ही वो खुसरो क्या करता था? विद्रोह करता था। तो जहांगीर ने ये गलत कही, या राजतंत्र में सब जायज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपको कि यहाँ पे सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव,
तो इसी ने जो है आपका स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था आपको। अमृतसर जो है शहर का निर्माण करवाया था, और अर्जुन देव ने जो है गोल्डन टेम्पल। ठीक है, तो सहायता करने पर किसको सहायता किया था इसने, तो खुसरो को। तो खुसरो को भी मार दिया और इसकी भी हत्या कर दिया था, तो ये याद रखिएगा। जहांगीर ने अपने राज में जनता को न्याय दिलाने के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी। जो भी जनता को न्याय चाहिए होता था तो वहां जा करके वो सोने की जंजीर को बजाता था, तो वहां पर जहांगीर निकल करके उसको न्याय देता था। और पिछले मध्यकालीन इतिहास में भी हमने पढ़ा था कि जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस जो हेक्टर नामक जहाज से आया था भारत। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, किसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा था 1608 ईस्वी में, तो ये याद रखिएगा, जहांगीर। ठीक है, उसके बाद कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगने आया, जिस पर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां खुली, सूरत, ये याद रखिएगा। अब आ जाइए शाहजहां, जिसका बचपन का क्या नाम था, खुर्रम, नहीं, ये याद रखिएगा, खुर्रम नाम था इसका, शाहजहां का। शाहजहां बाद में जहांगीर ने प्रसन्न होकर के इसका नाम रखा था शाहजहां। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, अब ज्यादा नहीं है पढ़ना। ठीक है, अकबर भी हो ही गया, अब बस शाहजहां और औरंगजेब पढ़ेंगे, मध्यकालीन आपका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, और जब अहमदनगर को इसने जीता था तब जहांगीर ने इसका नाम रख दिया था शाहजहां। ये अपने स्थापत्य के लिए जाना जाता है। शाहजहां ने लाल किला जो दिल्ली वाला है, आगरा वाला नहीं, दीवाने खास, मोती मस्जिद जो सब आपका आगरा में है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, उसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। तो यही है मुमताज, यही है शाहजहां, और दोनों का मकबरा वहीं पे है आपका ताजमहल में। विश्व का सबसे जो महंगा कोहिनूर हीरा रहता है वो शाहजहां के ही तख्तोताश में, यानी मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका कोहिनूर जो महंगा हीरा था वो किसके सिंहासन में लगा हुआ था, तो शाहजहां के ही सिंहासन में, मयूर सिंहासन उसको बोलते हैं। अब आ जाइए, इसी का बेटा रहता है औरंगजेब। कहिए तो अपने आप में ये जो शरीयत का कानून है, इस्लामी कानून, उसको कट्टरता के साथ ये फॉलो करता था, और इसने संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार जो सब था उसको अपने राज से पलायन करवा दिया, क्योंकि यह शरीयत के हिसाब से चलाना चाहता था। और इसके पिता ने, जो शाहजहां ने लाखों मजदूरों को लगा करके ताजमहल बनवाया था, तो उसको भी ये सही नहीं मानता था। उसको भी राज्य के आर्थिक जो स्थिति खराब हो गई थी उसका कारण मानता था, और शाहजहां को इसने बंदी बना लिया था। यानी वृद्धावस्था में शाहजहां औरंगजेब के कैद में ही रहता था। ठीक है, अब देखिए, औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था, तो यह भी याद रखिएगा, मुमताज। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, जो कि जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, हिंदुओं पे लगने वाला कर। लेकिन इसने क्या किया कि पुनः जजिया कर लगा दिया। दूसरा गलत काम किया, गुरु के जो सिख के 9वें गुरु थे तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर, उसकी हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने कहा था उसको कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, लेकिन वह मर गए, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, और उनका सर कलम कर दिया गया, धर से अलग। तो औरंगजेब ने यह भी गलत काम किया। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, लेकिन सेना नायक सबसे ज्यादा इसने हिंदू की ही भर्ती कर रखी थी, ये भी बात है शुरुआती। अब इसको समझना इतिहासकारों के लिए भी बड़ी पेचीदा है, क्योंकि कहीं पे इसने मंदिर तोड़ा भी है तो कहीं बनवा भी दिया है। इसको समझना इतिहासकार के भी बस की बात नहीं।
औरंगजेब की नीति को समझना, औरंगजेब की मानसिकता को समझना, ठीक है। तो कई जगह इसने मंदिर को तोड़ा भी, कई जगह निर्माण भी करवाए। हिंदू का कट्टर भी है और सबसे ज्यादा सेनापति भी रखे हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इसके शासन में। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो कि 1857 की क्रांति में आपको पता ही होगा, जब उसको सेना सब अपना नेता चुनते हैं, दिल्ली का बादशाह बनाते हैं। तो फिर वहां पे अंग्रेजों के द्वारा जब 1857 का कंट्रोल कर लिया जाता है सन विद्रोह को, तो इनको काला पानी की सजा दे करके रंगून भेज दिया जाता है। वहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, और भारतीय मुस्लिम जो भी हैं वो सुन्नी ही हैं। देखिए, शिया और सुन्नी, आगे चलकर इस्लाम भी दो भागों में बट जाता है। एक तो पैगंबर मोहम्मद साहब और एक उनके दामाद थे, नाम मैं भूल गया हूं, तो उनके, तो एक शिया कहलाते हैं, एक सुन्नी कहलाते हैं। अभी भी इस्लामिक कंट्री में भी शिया सुन्नी के बीच में मतभेद रहता है, और ये आपस में, जैसे आप देखिएगा पाकिस्तान और तालिबान में भी स्थिति, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी इसको लेकर के रहता है, शिया और सुन्नी को लेकर के। तो ये याद रखिएगा, भारतीय मुसलमान जो भी हैं सुन्नी हैं मैक्सिमम, और सुन्नी को ही औरंगजेब भी मानता था, और इसको जिंदा पीर भी कहा गया है, चूंकि यह कट्टरता के साथ इस्लाम को मानता था, शरीयत के कानून को मानता था। औरंगजेब दारुल हर्ष को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था, यानी अन्य धर्मों को समाप्त कर खुद का धर्म जो है इस्लाम धर्म, उसको बढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। इसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हो गई, और इसी के साथ ही जो भी अन्य शासक हुए मुगल काल के, वो उतने प्रतापी या कह सकते शक्तिशाली नहीं हुए, और आगे का सत्ता जो धीरे धीरे समय का परिवर्तन भी हो गया था, अंग्रेज लोग भी अब हावी होने लगे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस अंतिम है निर्माण। तो पुराना किला दिल्ली में है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था, यह भी याद रखिएगा। सिक्का भी है चांदी का, रुपया शेरशाह सूरी ने चलवाया था। स्पीड पोस्ट की शुरुआत उस समय में शेरशाह सूरी ने करवा दिया था। सराय बनवाए थे जगह जगह व्यापारियों को रहने के लिए, तो ये सब काम। शेरशाह का मकबरा सासाराम में शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हुमायूं दिल्ली में हमीदा बानो, हुमायूं महल है, उसको दिल्ली में हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। आगरे का किला आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर की सिकरी महल फतेहपुर में है, वो अकबर ने बनवाया था। जोधाबाई महल तो अकबर ने ही बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। मरियम की कोठी ये भी अकबर ने ही बनवाया था। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में, ये अकबर ने, देखिए दो जामा मस्जिद है, एक दिल्ली का शाहजहां बनवाया था, और एक फतेहपुर सिकरी में जो जामा मस्जिद है उसको अकबर ने बनवाया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर की सिकरी में है, अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, तो जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है, नूरजहां ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली वाला औरंगजेब ने बनवाया था। तो इस तरीका से याद रखिएगा। अब शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा है, पढ़ ही लीजिए। शेरशाह सूरी 1540 से 45 के बीच रहता है। शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की नींव डाली। ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से अमृतसर तक जो जाता है उसका बनवाया। चांदी का सिक्का चलवाया, तांबे का दाम की शुरुआत की। इसके काल में मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ये अति महत्वपूर्ण है। किसने? तो मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। सब अच्छा काम मुस्लिम ही किया है सब। चलिए, अच्छा बुरा सब करते हैं। शासन में जो भी आएंगे अच्छा बुरा सब करेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा, ये तो इतिहासकार और जो है विशेषज्ञ ही बताएंगे। आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसी सब में से कोई ना क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है।